अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। आप लोग देख रहे हैं इनोवो विद पेन एक्सपर्ट और ये प्रोग्राम पेश किया जाता है माटाडोर मार्केट की तरफ से एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर आफिया। हम बात करेंगे आज पेन के हवाले से कि पेन के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, पेन की क्या ट्रीटमेंट हो सकती हैं, पेन किलर्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स क्या हो सकती हैं। हमारे पास हमारे फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर दानियाल इमरान हारून। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन डॉक्टर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। आप हमारे प्रोग्राम के लिए आए, आप इतनी अच्छी बात हमें हमेशा बता कर जाते हैं। आज भी जो हम बात शुरू करेंगे डॉक्टर साहब, वो हम उन कॉमन मिस्टेक्स से शुरू करेंगे जो हम लोग करते हैं, हमारे पोस्चर्स में होती हैं, या सोते हुए या उठते हुए या झुकते हुए, चीज़ें उठाते हुए, वेट उठाते हुए, वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं जिनकी वजह से पेन या तो इनिशिएट होता है या एग्रीवेट होता है। बिल्कुल। बेसिकली आज जो हम बात करेंगे वो रिलेटेड शोल्डर पेन और उसकी इंजरीज़ के और उसके ट्रीटमेंट के हवाले से एक जनरली, और एक तो मैं लो बैक पेन को उसमें आगे फर्दर डिस्कस करूँगा। बेसिकली जब हम शोल्डर जॉइंट लेते हैं, और आजकल जिस तरह के कॉमनली पेशेंट ज़्यादातर इसमें अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें लोग का हर एक तो इसमें फ्रोजन शोल्डर जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता है, एक वो चीज़ होती है। रोटेटर कफ इंजरीज़ इसमें कॉमनली सामने आती हैं, जो कि ओवर यूज, स्ट्रेचिंग ज़्यादा या वेट उठाने से चीज़ें प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो कुछ उसके हवाले से, जैसे अगर मैं फ्रोजन शोल्डर के बताऊं, तो जो कैप्सूल होता है शोल्डर का, दैट गॉट इन्फ्लेम, तो उसकी वजह से जो कैप्सुलर मूवमेंट, हाथ उठाने में, लेमेंट के हवाले से और रोटेशन में, उसमें चीज़ें फर्दर प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, इसके साथ जो लिंक करती हैं रिस्क फैक्टर्स, या अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो ही और शी में बी मोर प्रोन टू गेट अफेक्टेड बाय इट। तो जो शुगर के एक हवाले से कि आपको अपनी शुगर बेसिकली कंट्रोल रखनी चाहिए, जो आपका 3 मंथ्स का एक HbA1c जो बेसिकली टेस्ट होता है, उसकी वैल्यू 7K और 7.5 के अंदर रहनी चाहिए, वरना देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट अफेक्टेड, एनीवन कैन गेट अफेक्टेड फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर। तो इसके हवाले से जो सेकेंडरी होता है, रोटेटर कफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें शोल्डर के मेन 4 चीफ मसल्स होते हैं, जो कि हमारी स्ट्रेंथनिंग के और स्टेबिलिटी को शोल्डर प्रोवाइड कर रहा होता है बेसिकली। अगर उसके टेंडन के ऊपर या कोई ऐसी ओवर यूज इंजरी आ जाए, उसके फाइबर डिटोरिएट हो जाए, तो वो टेंडननेस के साथ आपको जो है ना बेसिकली पेन करता है। कुछ केसेस में स्वेलिंग भी देखने में आती है। अच्छा, इसको अगर हम बेसिकली अगर मैं आम उसमें बताऊं कि शुरू में तो इसका एक जो ठीक होने का, या इसको जो बेसिकली कहने प्रोटोकॉल के साथ जिसकी हम एक कराते हैं हम आइसिंग थेरेपी, क्रायोथेरेपी जी, वो मॉर्निंग टाइम पे यूजली ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि वो पेन और बेसिकली स्वेलिंग को दोनों को ख़त्म करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, एट द टाइम ऑफ बेड, हीटिंग जो है, हीटिंग मोडेलिटी और जो कोई एनर्जेसिक बाम वगैरह लगाना जो है लोकली सुबह के पेन और स्टिफनेस को कंट्रोल करता है। फिर कुछ फिजियोथेरेपी की जो इसमें टारगेटेड मोडेलिटीज़ और एक्सरसाइजेज़ का जो इसमें रोल आ जाता है, कि वो जो एक्सरसाइजेज़ हम बेसिकली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज डेवलप करवाते हैं और एक्टिव असिस्टेड और पेंडुलम एक्सरसाइज कराते हैं, तो वो डेट इन टर्न हेल्प द पेशेंट टू गेट बेनिफिट फ्रॉम के रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो और उसकी मूवमेंट बेहतर हो और पेन बेहतर हो। तो सर्टेनली जो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कोई भी इस जब पेन शुरू हो तो किसी भी डॉक्टर से जाके अब एक ले आओ, एक डिस्कस ज़रूर कर लें कि उस पर वेट और ना करें कि ये फर्दर प्रॉब्लम बढ़ जाए तो पूरे हाथों में दर्द आना शुरू हो और फिर इसके साथ फर्दर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, भी हो जाता है जी। और इसमें कॉमनली लोग जब सर्वाइकल, जब फ्रोजन शोल्डर या इस तरह की कोई प्रॉब्लम ज़्यादा लंबा परसिस्ट करती है, तो फिर सर्वाइकल कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड, तो उसमें स्पेजम हो जाता है। फिर अगर स्पेजम को हम ना ट्रीट करें तो फिर हाथों में पूरा दर्द, नमनेस वाली कंडीशन, और फिर अनएबल टू, मतलब एक तो वैसे ही हाथ नहीं उठता, उसमें ग्रिपिंग पावर भी कम हो जाती है। तो देर आर सर्टेन थिंग्स है, जब आपको ये प्रॉब्लम हो तो एक तो अपने थेरेपिस्ट से या अपने डॉक्टर से जाके जो है ना उसकी रूट कॉज पता कर लें और उसको फर्दर किस तरह मैनेज करना है, ट्रीट करना है, वो चीज़ डिस्कस कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम फ्रोज़न शोल्डर की जो बात कर रहे हैं, तो मैं फ्रोज़न शोल्डर पे ही ज़्यादा आऊँगी। मुझे बताएं कि फ्रोज़न शोल्डर क्या ये जिसे हम कहते हैं ना, इट्स काइंड ऑफ हेरिडिटरी, कि वो एक फैमिली में बस चलता आ रहा है, तो हाँ इनको भी होगा, तो उनको इनके अब्बा को भी था, तो दादा को भी था, तो इट्स गोना गो ऑन लाइक दिस। Basically, इज इट रिलेटेड टू दैट? it is more hereditary if you are having diabetic, if you are suffering from diabetes, then there is a chance you can and your family can also get affected by it. अगर तो कोई बंदा शुगर या शुगर उसके 4 फादर्स में चल रही है और उसको भी है, तो और उसकी शुगर अनकंट्रोल रहती है और उसके बारे में ख़ुद भी नहीं ख्याल रख रहा,
तो मोर और लेस वो जो है ना फ्रोजन शोल्डर डेवलप कर सकता है। अच्छा। फ्रोजन शोल्डर बहुत मतलब माइल्ड से लाके सीवियर पेनफुल हो सकता है और काफ़ी जो है ना इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इससे अफेक्ट होती है। ऑब्वियसली वो जी बिल्कुल ही जी आपको लगता है आप एक हाथ बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं कर इस्तेमाल सकते, नहीं एक कर पा वेट की रहे तरह हैं। बस वो और टंगा फिर है। वो जो है स्लीप पैटर्न अगर इन सारी प्रॉब्लम या किसी भी किस्म के पेन में अगर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो फिर वो जो है उसके और प्रॉब्लम्स होते हैं। ख़ास तौर पे बंदे ने करवट लिया, इस तरह मुंह वर्क किया और वो दब गया हाथ, तो उसमें और फिर जो है ना सुबह तक पेन और प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के अलावा और क्या इसके एथियोलॉजी, अगर हम इसके रीजंस पे बात करें तो ये किसी एज रिलेटेड है, कोई और कॉजेज़ भी हैं इस फ्रोजन शोल्डर के? एज रिलेटेड चीज़ ये होती है कि जब आप अपने उम्र के साथ अपने शोल्डर की पूरी मूवमेंट ना करें, ना उसकी शोल्डर की पूरी फ्लेक्शन उठाएं पूरा, ना रोटेशन की कोई इतनी मूवमेंट हो रही हो, तो ओके। जब रिस्ट्रिक्टेड ऑफ मूवमेंट का पैटर्न परसिस्ट करता है, कंटिन्यू करता है, तो वो फ्रोजन शोल्डर डेवलप कर सकता है। अलॉन्ग विद डैट अगर विटामिन डी इनटेक कम हो, दूध का इस्तेमाल कम हो, या आपके मेटाबॉलिक यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन एंड व्हाटसोएवर वो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हो, बढ़ रही हो, तो यू कैन गेट सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस फ्रॉम डेट एज वेल। इन सम टाइम जो है ये फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जो मैं दूसरा इसका नाम ले रहा हूँ, ये ट्रॉमा वगैरह की वजह से भी शुरू हो सकते हैं। ट्रॉमा से भी होता है? जी, ट्रॉमा भी इसको ट्रिगर करता है कि अगर एक चीज़ वो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उसको अफेक्ट हुई थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डाइट ने ना सपोर्ट किया, तो वो आगे जाके जो है फ्रोजन शोल्डर में भी डेवलप हो सकता है। ओके। और सब क्या ऐसा होता है जिस तरह फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट अक्सर परेशान होता है कि बस ये एक बार हो गया है तो अब आई हैव अ लाइफ टाइम टेंडेंसी इन मी टू गेट इट अगेन? नो, इट मे बी, इट कैन रिकरेंट, बट जो थिंग है कि जैसे अगर आपके बेसिक वो आप कह लें डायबिटिक, अगर आपका वो फिर भी ना कंट्रोल हो तो वो दोबारा जाके भी अफेक्ट कर सकता है। बट मोर सो है कि अगर आप फिजियोथेरेपी या उन एक्सरसाइजेस को मेंटेन रखें तो मोर वो लाइकली फिर दोबारा होने के चांसेस उसके उतने रहते नहीं। मेंटेन से क्या मतलब है? मेंटेन से ये होता है जी, मेंटेन से ये मेरा मतलब है कि इसके लिए ना कुछ टारगेटेड जैसे असिस्टेड पेंडुलम एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जो कि आप कर सकते हो, घर पे पुली लगा सकते हो, थेरा बैंड एक्सरसाइजेज आती हैं। तो जब आप उन एक्सरसाइजेस को कंसंट्रेटली करते रहोगे तो वो चीज़ ना दोबारा रिकरेंट में नहीं आती, दोबारा चीज़ें नहीं होती। और फ्रोजन शोल्डर का ठीक होने का टाइम भी जो है ना 1 से 1 महीने से 2 माह का फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस का, जो बेसिकली मैं जब थेरेपी बोलता हूँ तो मेरा उससे मतलब एक्सरसाइजेज है। तो वो एक्सरसाइजेज आपको जो है ना अप टू 1 और 2 मंथ जो है ना वो करनी पड़ती हैं, उसको आगे के लिए वो कभी फिर आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, फिर दोबारा होपफुली प्रॉब्लम नहीं करेगा until there is no other issue। ऑलराइट डॉक्टर साहब, अब इसके साथ जो दूसरा बहुत कॉमन इशू है वो है सर्वाइकल का। जी। आपको अक्सर रोड्स पे गाड़ी चलाते हुए या अक्सर लोग नजर आते होंगे कॉलर पहना हुआ है, कॉलर पहना हुआ है। वो भाई वो एक दिन का कॉलर नहीं होता, 2 दिन का, हफ्ते हफ्ते उन्होंने कॉलर्स पहने होते हैं, क्योंकि सर्वाइकल पेन एक बार उनका इनिशिएट हो जाता है तो उसको कम करना और फिर वापस नॉर्मलाइज करना जो है वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मतलब ये सर्वाइकल पेन क्यों होता है? सर्वाइकल पेन बेसिकली जो है ना मस्कुलर स्पैज़म की वजह से होता है, जो कि आपका पोस्चर रिलेटेड पेन हो जाता है, या अगर आपने कंसिस्टेंटली कुछ ज़्यादा देर अपनी नेक एक ही सर्टेन एंगल पे रख ली। जैसे आजकल जो मैं केसेस देख रहा था वो स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं। पहले ये चीज़ हम देख रहे थे लाइक 45 के बाद ये प्रॉब्लम आती थी, बट आजकल के टाइम पे क्योंकि जब से ये मोबाइल गेम्स और इस तरह की चीज़ें भी आई हैं तो प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ मोबाइल कैन ऑल्सो कॉज यू सर्वाइकल स्पैज़म। और सर्वाइकल स्पैज़म का जो दर्द होता है वो फिर आपके लोकली नेक पे भी रेडिएट होता है और उससे शोल्डर के ट्रेपीजियस वाले हिस्से पे भी आने के चांसेस होते हैं। तो जो सर्वाइकल स्पैज़म के एक मैं हवाले से बात करूँ कि इसमें जो कॉलर्स का जो इस्तेमाल होता है, जितनी भी हम ये एडवाइस करते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में बंदा कॉलर लगा ले, जर्क वगैरह से बच जाता है और वो आपकी मोबिलिटी मूवमेंट को लिमिट कर देता है। अगर आप गलती से ज़्यादा लेफ़्ट या राइट मूव कर लो तो अगर स्पैज़म की कंडीशन में वो ट्रिगर करता है। तो बाय यूजिंग सॉफ्ट कॉलर्स और इनिशियली एक्यूट फेज़ में हम कॉलर्स को ही सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइज का, कि वो आपको आगे के प्रॉब्लम से होने से ही बचाता है और उस कंडीशन को भी मेंटेन करता है जिस कंडीशन में आप अभी थे। और सर ये इमोबिलाइजेशन, जिस तरह हम कॉलर से या किसी वैसी सपोर्ट से हम लोगों ने उस जगह को इमोबिलाइज किया, ये हम कितने अरसे तक के लिए कर सकते हैं? वैसे आजकल मेडिकल पॉइंट से कोई भी अच्छा डॉक्टर या इस तरह का जो है ना वो ज़्यादा यूज़ ऑफ ऑर्थोटिक के इमोबिलाइज करने पे ज़्यादा तरजीह नहीं देता, क्योंकि हम जो उससे फ़ायदा चाहते हैं वो हमें 5 से 7 दिन में ही मिल जाता है। बाकी उसको प्रोलॉन्ग यूज़ करने का मतलब ये होता है कि हाँ कुछ केसेस में लाइक फ्रैक्चर्स हैं या इस तरह का कोई मामला है तो समझ आता है, लेकिन जहाँ तक मस्कुलर स्पैज़म या इस तरह के बायोमैकेनिकल फॉल्ट्स का ताल्लुक रहा तो प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एनी कॉलर और एनी काइंड ऑफ लंबोसैक्रल बेल्ट भी जो है ना आपके मसल्स को वीक कर देती है, क्योंकि वीक कर देती है। उस पर आपके जो है कह लें कि जब मूवमेंट नहीं होगी, जब उस मसल्स का काम नहीं होगा तो दे गेट वीक बाय द पैसेज ऑफ टाइम। तो अच्छा, तो मतलब हम ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा से ना, अगर एक्यूट कंडीशन है लाइक फॉर अ वीक और 2 वीक, मोर देन
2 हफ्ते से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके पर बाद डॉक्टर साहब पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली डर भी जाता है। जी वो अगर उसको पता है कि उसे स्पैज़म है और वो ठीक भी हो रहा है, लेकिन वो फिर भी गर्दन नहीं मोड़ेगा, वो फिर भी यूं करके देखेगा, लेकिन वो वैसे नहीं देखेगा वैसे नॉर्मली क्योंकि फील वो पेशेंट डरा हुआ होता है। तो बिल्कुल ऐसे लोग काफ़ी अरसे जो है वो ऐसे ही अपनी गर्दन रखते हैं एक उसमें जैसे और ये इमोबिलाइज कर कॉमन लिया। जी बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस। फिर इससे ये होता है, इसके भी कुछ नुकसान होते हैं जो कि आपके ट्रिगर्स बन जाते हैं ऑन द अपोजिट साइड। जिस साइड पे आपने रोका हुआ है उसके अपोजिट साइड पे ट्रिगर्स फील हो जाते हैं, क्योंकि जब मसल्स की रेंज नहीं पूरी होती, मसल्स के काम पूरे नहीं होते हैं, तो उन दे गेट वीक एंड उसमें ट्रिगर्स नोड्स बन जाते हैं जो कि आगे फर्दर पे कॉम्प्लिकेट करते हैं। फिर पेन जब शुरू होता है तो वो ट्रिगर तक रेडिएट करता है, और ट्रिगर सर्वाइकल पेन से या जो रूट कॉज है उससे ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ओके, ऑलराइट। अब डॉक्टर साहब की सर्वाइकल का भी पेन क्या ऐसा ही है कि आ गया तो नहीं जाएगा? नहीं, मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि कोई भी किसी भी किस्म का पेन, आजकल जैसे हम फाइब्रोमाइल्जिया होता है लोगों को, या न्यूरल्जिया हो जाता है जिसमें नर्व के कोई पेन आ गए, ये पेन टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा दर्द नहीं है जो कि आप ट्रीट ना कर सको। और आजकल तो ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं जैसे बहुत ज़्यादा गन शॉट या कोई इस तरह के भी कंपाउंड फ्रैक्चर लाइक केस हो गए, एक्सीडेंट ट्रॉमा हो गए, और इतना अगर पुराना वो चल रहा होता है तो वो नर्व को रिलीज़ कर देते हैं, नर्व एंट्रैपमेंट कर देते हैं कि वो आपको पेन फील ही ना हो आगे। तो अच्छा, हमारे बीइंग फिजियोथेरेपी में वी यूज सर्टेन काइंड ऑफ मोडेलिटीज़ ऑल्सो टू कंट्रोल दैट पेन। मतलब लाइक एक हमारे पास मोडेलिटीज़ में टेंस मशीन होती हैं जो कि बेसिकली ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेट होती हैं। दे आर मैकेनिकल रिसेप्टर, जिसके इलेक्ट्रोड्स आप लगा देते हैं। तो जब आपकी जब आप बार बार स्किन पे मैकेनिकल स्टिमुलस देते हैं तो वो जो इंटरनल जो पेन जो रूट कॉज इंजरी होती है वो सबसाइड हो जाती है, उसको नम कर देता है। देन वी यूज़ अल्ट्रासाउंड फॉर अदर पर्पज़ के अल्ट्रासाउंड के भी थर्मल और नॉन थर्मल इफेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर आपको हमें फ्रैक्चर्स के बाद भी हम उसे यूज़ करते हैं, हम उसको टेंडन या ACL लिगामेंट्स इंजरीज़ में भी यूज़ करते हैं। तो उन मशीनों का जो पेन मैनेजमेंट का बेसिकली व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी, इट्स अबाउट एक्सरसाइजेज एंड यूजिंग दोस एजेंट्स जो कि आप अपनी पेन को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को उससे बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले कि कोई भी पेशेंट अगर 3 महीने 4 महीने से इतने लंबे अरसे से किसी भी किस्म का पेन है तो गो कंसल्ट थेरेपिस्ट या गो कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि कोई भी इतना पेन लंबा चलना नहीं चाहिए। वो फिर आपकी बॉडी को, आपको साइकोलॉजिकली भी और आपको वीक कर देता है जी। और फिर आपकी फैमिली डिस्टर्ब है तो हर चीज़ आपकी लाइफ ही उस दर्द के इर्द गिर्द घूम रही है। हम उस एक छोटे से निगलेक्ट करके उस पार्ट को अपने लिए ही बहुत प्रॉब्लम्स कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम वक्त पे एक अच्छा मशवरा ले लें, उसके लिए जो एहतियात करें, उसको रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने की कोशिश करें ऑन द लॉन्ग टर्म। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि ये पेन चल रहा है तो अब ये चलता ही रहेगा, क्योंकि पेन जो है वो दर्द इजीली मैनेजेबल होते हैं। मैनेजेबल होता है, ठीक। और सब अभी हम बात कर रहे थे सर्वाइकल पेन की। अब होता ये है कि अब ये एक बार आपको पेन हो गया, होके ठीक हो गया, फिर ये पेशेंट्स जो होते हैं ना ये बहुत आई शुड से साइकोलॉजिकली डरे हुए ऐसे होते हैं कि उनको होता है कि किसी भी चीज़ से सर्वाइकल हो जाएगा। फिर उनका पिलो कैसा होना चाहिए, उनका मैट्रेस कैसा होना चाहिए, फिर उनका पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी हमें बताइए। जहाँ तक कि आपका लो बैक का ताल्लुक रहा, कमर की तकलीफ के मामले में ना अभी तो लोअर बैक पे आए भी नहीं डॉक्टर साहब, हम अभी सर्वाइकल पे ही फंसे हुए हैं। अच्छा, मैं चाह रहा था कि मैं आपको सर्वाइकल और लंबर को दोनों को इस तरह समझा दूं, क्योंकि जब आप मैट्रेस या इस तरह की चेंजिंग की बात करते हैं ना तो फिर आप वैसे तो सर्वाइकल के लिए लाइक सर्वाइकल मेडिकेटेड पिलो आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और वो नॉर्मल इंसान वैसे भी यूज़ कर ले ताकि सर्वाइकल उसे कभी हो ही ना। वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे एक बड़ा आसान सा तरीका है। अगर कोई बंदा टॉवल को ऐसे 4 बार रेक्टेंगल में फोल्ड करके पिलो के नीचे लगा ले बिलो द नेक और सपोर्ट आ जाए तो वो आपका सर्वाइकल मेडिकेटेड पिलो का ही रद्दोबदल बंदा घर पे भी कर सकता है। कंपनीज क्यों नहीं सोचती कि वो तकिया इतना एक्सटेंड कर दे? हाँ, ये ज़रूर है, बस हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि ना खरीद पा रहे हो या बाइंग पावर व्हाटसोएवर रीज़न से ना हो, तो वो लोग मिस ना करें इस चीज़ को। क्योंकि अगर रात में बंदा सोए और नींद डिस्टर्ब हो और पेन स्टिफनेस हो, पुराना मैट्रेस हो गया हो, तकिया नीवन हो, तो ये तो लोकल रीज़न है कि फिर आप अपनी तकलीफ को खुद ही पाल रहे हो। अगर आप उसे आइडेंटिफाई करो और फर्स्टली उस पर ट्रीट करो, क्योंकि वो चीज़ के बाद ही नींद पूरी होती है तो बंदा फिर सब चीज़ें मैनेज करता है, वरना तो साइकोलॉजिकली बॉडी वाइज सब चीज़ें। आप क्या रिकमेंड करते हैं स्ट्रेट
स्लाइटली हार्ड पिलो या वेरी सॉफ्ट पिलो, या फिर वो जो वेवी पिलो होता है जिसमें आपके नेक का भी वो होता है? इसमें दो जो सॉफ्ट वाला पिलो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, सपोर्टेडली नेक को ज़्यादा एक्सटेंड ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। आप उसको एक बेसिकली उसको एक टारगेट करना है। बाकी वो जो वेवी वाला एक कर्वेचर वाला होता है ना, एक सर्वाइकल स्पेज़म से एक अगर हम प्रॉब्लम को एक बताएं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता है जिसमें दबाव वाली कंडीशन आती है और हाथों में दर्द आना शुरू हो जाता है। जब स्पेज़म क्रॉनिक हो जाए, पुरानी तकलीफ हो जाए, तो फिर हम उसमें वो जो है ना मेडिकेटेड पिलो को ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि आप वो भी यूज़ करें। और कॉलर भी लगाना इनिशियली 10-15 दिन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो स्पेज़म से ज़्यादा सीवियरिटी वाला केस बन जाता है फिर। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इन सब चीज़ों में लोकली एक कोई मेडिसिन खा लेना, मसल रिलैक्सेंट ले लेना, ये सब चीज़ें जो है पेशेंट समझता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ रूटीन और उसको एक करना है। सुबह उठ के पेन किलर भी खानी है, मसल रिलैक्सेंट भी खाना है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम क्योंकि ये सब मेडिसिन हैं, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो अगर हम इसके ऊपर अगर हम ये प्रेफर करें कि हम कोई क्रीम, बाम, जेल्स, जिस तरह की चीज़ें आती हैं, क्या ये उन चीज़ों से भी क्योरेबल है? जी देखें, अगर हम उसको अलॉन्ग विद यूज़ ऑफ टॉपिकल बाम को फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज से और लोकल उस बेसिकली जो हम मोडेलिटीज़ और वो ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ कंबाइन करें ना, तो इनके डबल अच्छे रिजल्ट्स हो जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में पेशेंट जो है विदाउट टेकिंग मेडिकेशन ही ठीक हो जाता है। लेकिन इनिशियली ये सबको ये चाहिए कि अगर कोई भी किसी भी केस में पेन किलर्स का यूज़ 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा ना एक्सटेंड हो, क्योंकि अल्टीमेटली इट कैन कॉज यू अल्सर। वो आपको अल्सर कॉज कर सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी कैन गेट अफेक्टेड, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज होने शुरू हो जाते हैं जो कि बॉडी जो है उसके हवाले से कोप अप नहीं कर पाएगी। जी, तो यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक बाम और इस तरह की जो जितने ट्रीटमेंट हैं कंजर्वेटिवली विदाउट टेकिंग एनी पेन किलर्स, वो हम आजकल की जो जनरेशन जो डॉक्टर ज़्यादा समझते हैं कि ऑन द लॉन्ग रन दैट इज़ मोर रिक्वायर्ड इन दिस टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट शुड बी द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट बाम? क्योंकि मल्टीपल कॉम्पोजिशंस के साथ आते को कहते हैं ये तो बड़ा, ये वहाँ है, ये थाईलैंड से लाए थे, ये था, वो था, काम तो सबका एक ही होता है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दैट बाम? हम देखते हैं कि मेंथॉल की कंसंट्रेशन उसमें जो आती है और इसमें स्क्लेरोटिक ऑयल आता है कि उसकी कंसंट्रेशन ना ज़्यादा ना हो, नम वाला ना हो वो, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ जो बेसिकली आपको नम करके फिर हम उस चीज़ को इग्नोरेंस के लेवल पे ले गए, फिर वो लॉन्ग टर्म पे आपको ना जज नहीं हो पाता कि ये किस तरह का पेन हो रहा है, क्योंकि डल पेन हो जाता है तो फिर आप उसको बेयर करना शुरू कर देते हो। तो मुझे आजकल की जितनी बाम्स आ रही हैं जिस तरह की भी, तो बहुत सारी इसमें जिसमें मेंथॉल की कंसंट्रेशन कम हो आप उसको प्रीफर करें एज़ कम्पेयर टू जी उसके हवाले से बहुत सारी ऐसी लोकली असेंबल्ड हमारे पास हैं जिनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और बंदा यूज़ करके उससे फ़ायदा ले सकता है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम जब भी आपको बुलाते हैं आप हमेशा टाइम निकाल के ज़रूर आते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।